सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर हम पिछले ज़ाहिर है पूरा हफ़्ता हमने जंगी सूरत हाल को डिस्कस किया है, इंटरनेशनल अफेयर्स, पूरी दुनिया कैसे शेप अप हो रही है, अब उसके नतीजे में पाकिस्तान में क्या असरात हैं। मेरे ख्याल में आज हमें उनको डिस्कस करने की ज़रूरत है। और मैंने आपको अफ्तारी पे बुलाना था लेकिन कम वक्त लेकिन सर अभी मेरी नज़रों से एक हमारे प्राइम मिनिस्टर की वीडियो गुजरी है, तो उसमें सर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ऑस्टेरिटी के लिए जो अफ्तारी पार्टीज़ हैं उनको उन्होंने कहा कि आप ऑफ़ कर दें। सर ये हुकूमती हद तक है कि जो वो भी अफ्तार पार्टीज़ होती हैं, या ये आप कह रहे हैं कि ओवरऑल उन्होंने पब्लिक को कहा है कि आप अफ्तार पार्टियां बंद करें? सर बात ये है कि उन्होंने तो ज़ाहिर है हुकूमत को कहा होगा, उसकी वजह ये है कि अगर वो जनरल पब्लिक को कह देंगे तो फिर उस पर तो रेस्टोरेंट्स का बिज़नेस जो है वो नीचे चला जाएगा, वो भी शहरी हैं इस मुल्क के। लेकिन फिर वही बात है कि मैं अपने आप को, ये हुकूमत मेरी है, मैं अपने आप को हुकूमत का हिस्सा समझता हूँ, तो इसलिए आपकी जो अफ्तारी मारी गई है वो सर प्राइम मिनिस्टर की वजह से, मेरा उसमें कोई कसूर सर ये ठीक है। हम सर रहनुमाई तो देखें, हम सर अपने हुकूमती एहलकार से ही लेते हैं ना, हम कौन सा खुद से कुछ फैसला लेते हैं। वो कहेंगे पेट्रोल 55 रुपये बढ़ गया तो आप कुछ कर तो नहीं सकते, आप किसी के पंप पे जाके लड़ तो नहीं सकते कि जी मुझे पुराने रेट पे दे, जो हुकूमत ने कह दिया वैसे ही होगा। वैसे सर इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कुछ चीज़ें हैं, वो बात कर लेते हैं। एक तो ये देखें, ये जो एंड ऑफ द रमज़ान के जो आखिरी 10 रोज़ों की जो अफ्तारियाँ होती है ना, फिर उनमें सर एक होता है कि जो तमाम आपकी ब्यूरोक्रेसी वगैरह और जो लोग होते हैं फिर वो बड़ी बड़ी अफ्तार पार्टीज़ करते हैं, सियासतदान वगैरह। और सर मेरा ख्याल है, मुझे लगता है ऐसे होता है कि जो ईद की छुट्टियों से पहले आपने सारी जो डील्स और जो सारे प्लान्स हैं और सब कुछ जो है उनको आपने इस अच्छे माहौल के अंदर फाइनलाइज करना होता है। और अफ्तारी से बेहतर माहौल तो आपको पता है बहुत कम जगहों पे मिलता है। तो वो होगा ये कि बेसिकली वो प्लान्स बनेंगे नहीं। वो प्लान्स अगर नहीं बनेंगे तो इसका मतलब है कि ईद की छुट्टियों से बाद लोग जब थके आ रहे आएंगे, आपको पता है ईद कोई रिलैक्सिंग चीज़ तो नहीं होती, थके आ रहे आएंगे, बैक इनटू द स्विंग ऑफ थिंग्स आते आते बड़ा टाइम लगेगा। तो ये सर ये जो हम लूज़ आउट कर रहे हैं टाइम, ये आपका जो पहिया चलना है मईशी भी और कारोबारी भी और हर हद तक जो है, और डेवलपमेंट ख़ास तौर पे वो रोक दिया है मियां शहबाज शरीफ साहब ने, ये कह के कि इफ्तारियाँ नहीं करनी। मैं इसलिए ये पॉइंट नोट करवाना चाहता हूँ। ये आप ये कह रहे हैं कि ईद के बाद का लाहे अमल ईद से पहले तैयार होता है सर, और हुकूमती मशीनरी काम करे उसके लिए उसको ग्रीसिंग की जरूरत है सर। वो जो ग्रीसिंग है वो कचौरी और समोसे से आ रही है, और चीज़ों को कर तो उससे ज़्यादा ग्रीस कहाँ पे आपको मिलेगी। और सर देखिए हमारे सर इस वक्त जो हुकूमती एहलकार है और ख़ास तौर पे जो ब्यूरोक्रेसी आपकी सर, वो अंग्रेज़ी का लव है पाउंस सर, वो रेडी टू पाउंस है सर इस वक्त तमाम जो काम शाम है ना उनके ऊपर। तो वो सर जब ईद के ऊपर वो चले जाएंगे बगैर अपना ना फील्डिंग लगाए बगैर, तो सर वो आएंगे रिलैक्स करके, तो और वो जब आएंगे वापस मतलब रिलैक्स जोन के अंदर तो वो पाउंस नहीं कर पाएंगे सर इन कामों के ऊपर। आपको पता है सर छोटी ईद का मतलब क्या होता है? जब छोटी ईद ख़त्म होती है तो पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे किस चीज़ के ऊपर फिर देखी जाती नज़रें किस चीज़ पे होती हैं? बड़ी ईद के ऊपर कि वो, और वो इतना टाइम नहीं होता सर, आप सोचते कितना 1.5 महीना होता है सर, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स होते हैं सर। 2 महीने में तो सर आपका वो भी नहीं होता, PC1 भी नहीं हो सकेगा सर, बहुत सी कम से कम PC2 तक बात जानी चाहिए। PC1 तो अभी इफ्तारियों पर होना था। अच्छा, सो आप ये कह रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो पाउंस करती है, यानी कि आप कह रहे हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में सारे कूगर्स हैं सर। वाह सर, कूगर्स हैं सर। और सर जब तक आपके सर स्टेप में लचक नहीं होगी, वो बाउंस नहीं होगा सर, वही तो लोग काम करते हैं सर। और आप देखें जैसे एक मियां शहबाज शरीफ साहब जैसे एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं, जो जब चीफ मिनिस्ट्री उन्होंने संभाली हुई थी लाहौर की बुनियादी, तब मतलब बेसिकली मॉडर्न लाहौर की बुनियाद तो उन्होंने रखी थी, तो उनके इर्द गिर्द जो ब्यूरोक्रेसी थी वो इसी किस्म के बाउंसर लोग थे। वो लोग जो थे उनके स्टेप में एक बाउंस था, वो मियां साहब को पसंद था कि ये बंदा जो है ये एक्टिव डूअर कैन डू एटीट्यूड वाले शख्स है। तो सर ये अफ्तारी वाली चीज़ जो है ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन होगी, लेकिन ये समझ आती है मुझे, क्योंकि मियां साहब जो है अब चीफ मिनिस्ट्रियल रोल से हट के प्राइम मिनिस्ट्रियल रोल पे चले गए, तो उनको ज़रा मज़ीद ज़रा देखना अपना उनका परव्यू ज़्यादा हो गया, फ़ाकी ज़्यादा उस तरह से देखनी उन्होंने चीज़ें। ये बिल्कुल ठीक है सर। और मुझे थोड़े दिन पहले पता लगा कि जो कंपटीशन होता है वो ज़ाहिर है मैराथन कुछ और होती है और वॉकिंग, फास्ट वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग कंपटीशन कुछ और होता है। सो वो उसमें डिफ्रेंशिएट क्या होता है कि जो
जब आप वॉक कर रहे हो ना, तो आपका कोई एक ना एक पाँव का हिस्सा हर वक्त ज़मीन के साथ लगा। आप जंप नहीं ले सकते। तो सर ये देखें ना, फिर ये बारीकियां जो हैं ये समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल। बारह सर लेट्स सी के ईद के ऊपर क्या क्या कुछ होगा। अभी से ही वो अंदाजे जो हैं लगना शुरू हो गए हैं कि ईद जो है वो जुमे की होगी या हफ्ते की होगी या जुमेरात को चांद रात होगी या जुमे की। ये अभी इस वक्त क्योंकि असल में सर इस दफ़ा हुआ ये कि लोगों की कैलकुलेशन आउट हो गई है, क्योंकि जो लोग कैलेंडर खोल के दिन गिन रहे हैं वो फरवरी तो 28 दिनों का होता है ना, तो सर वो 2 दिन तो वहाँ से वो लोग कैरी फॉरवर्ड कर गए उन 2 दिनों को, वो माइनस करके तो अब लग रहा है कि जुमे हफ्ते की ईद पड़ेगी। जी सर, ये जो भी है मतलब जाहिर है अब काफ़ी साल हो गए हैं कि इन्होंने ना क्लब करनी शुरू कर दी हैं छुट्टियाँ, कि ये भी छुट्टी वो भी छुट्टी, उसको लॉन्ग वीकेंड बना देते हैं। तो अब आवाम की आसानी के लिए मेरा ये ख्याल है कि ईद जुम्मे की है या जुमेरात की है या हफ्ते की है, अभी से स्केड्यूल दे दें छुट्टियों का। हाँ बिल्कुल सर। और अगेन सर अब देख लें क्लबिंग ऐसी हुई है इस दफ़ा कि जो मंडे की 23 मार्च की छुट्टी है, अगर तो हफ्ते की ईद होती है तो मंडे थर्ड डे ऑफ ईद और 23 मार्च भी क्लब हो जाएगा। तो ये सर कैलकुलेशंस जो है ना ये इन्होंने पहले की नहीं है, मुझे लग रहा है सर। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, अब जिन लोगों ने शहर से बाहर जाना है उनको जाते हुए भी बड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि हुकूमत ने साथ ये भी कहा है कि आप हाईवे पे भी 80 से ऊपर नहीं जा सकते। अच्छा, नहीं ऑस्टेरिटी उन्होंने कहा इससे पेट्रोल ज़्यादा लगता है, तो आप हाईवे पे 80 की स्पीड पे गाड़ी चलानी है। मेरा ये ख्याल है कि जो लाहौर शहर के अंदर भी इन्होंने 60 इम्प्लीमेंट कर दिया, कुछ जगहों पे 45, ये चलान बटोरने का तरीका है। उसकी वजह ये है कि वो पेट्रोल तो आई डोंट नो, एक शख्स जो अपनी बड़ी गाड़ी पे जा रहा है उसको तो शायद 120 पे ज़्यादा पेट्रोल की बचत हो बजाय के 80 के। दूसरी चीज़ ये कि आजकल जितना फ्यूल महंगा है, जो शख्स अपनी गाड़ी पे बस के बजाय लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा है और उसने वापस भी आना है, वो कोई बड़ा आदमी ही होगा, उसके तो टाइम के पैसे हैं, जितनी जल्दी वो पहुंचेगा, डील्स बनाएगा, इकोनॉमी का पहिया चलेगा। उसको आपने कहा कि तुम देखो बात सुनो 6 घंटे हाईवे पे गुजारो। लोगों के साथ छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि एक बंद गाड़ी में ज़्यादा देर रह ही नहीं सकते, उनको उन्होंने कहा कि बेशक तुम्हें 8 घंटे लग जाएं, तुमने 80 से ऊपर नहीं जाना। सो बेसिकली तो ये मेरी नज़र में जो है ना, ये चलान से पैसे बटोरने का तरीका है। तो सर और देखें दूसरा इसके अंदर एक और प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, जो शख्स जो है जो इस तरह से ख़बरों का मुआयना नहीं करता जितना आप और मैं करते हैं, हमारा तो काम है, और जो पैसिवली सोशल मीडिया भी देखते हैं, वो जो मोटरवे पे चढ़ेंगे सर तो उनके सामने जो साइनेज है, जो बोर्ड है, वो तो 100-120 का ही लगा हुआ अभी सर। पूरी मोटरवे के ऊपर ये बोर्ड तब्दील करना तो बड़ा काम है, बड़ा उसमें वक्त लगेगा। तो अभी तक जो शख्स जा रहा है उसके ऊपर उसको रोक लिया उन्होंने कि जी आपका चलान होगा ओवर स्पीडिंग के ऊपर। वो शख्स कैसे थे यार, आपने कि लिखा तो है नहीं, तो मुझे तो नहीं पता था इस बात का। तो ये देखिए फटे भी बड़े होंगे, इस पर टाइम कितना ज़ाया होगा सर लोगों का। तो ये गलत बात है। और सर चले ये तो सर ऑस्टेरिटी चल ही रही है, और ये तो फेडरल गवर्नमेंट का ऑस्टेरिटी प्लान है जिसके ऊपर अमल किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। लेकिन उसके साथ साथ सर एक और ख़बर आपके लिए, वो ये कि अभी कुछ दिन पहले हमें ये पता चला कि जो कलमा चौक है वहाँ से लेके जो CBD जो बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक ओवरपास जो है एक मज़ीद एक बनाने का एक फ़ैसला किया गया, और उस पर काम जो है वो शुरू होने लगा है। मतलब काम से मुराद है उसकी वर्किंग शुरू होने लगी है। सवाल मेरा ये कि कलमा चौक पे अब कौन सी गुंजाइश रह गई है कि वहाँ से एक मज़ीद ओवरपास बनेगा जो सीधा CBD में लैंड करेगा। CBD में तो इस वक्त सर एंट्री पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? मुझे तो वो खाली वीरान ही लगता है, अभी वहाँ पे कोई इतनी एक्टिविटी है नहीं। तो ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आई इसकी। सर वैसे भी वो उसको पता नहीं अंग्रेजी में स्टोन्स थ्रो अवे कहते हैं। बेसिकली कलमा चौक से अगर आप वट्टा फेंकें तो वो CBD में गिरेगा। तो इतनी मतलब ये करीब की जगह को मिलाने की क्या जरूरत है? वो पहले मिले हुए उनकी जफ्फी हुई है। दूसरा ये है कि वो जो मतलब जो फ्लाईओवर होता है वो कहीं से शुरू होता है, तो कलमा चौक में अब कौन सी जगह रह गई है जहां से आप उसको शुरू करेंगे? वहां पे गिरा तो लेंगे आप CBD में, दैट्स नो प्रॉब्लम, इसको शुरू कहां से करना है? सर ये गेम है शायद कि जी गैस करें कलमा चौक की। सर आप देखें कुछ पिछले माजी एक दहाई के अंदर हिस्ट्री देख लें, कलमा चौक होता था, उसके बाद वहाँ पे बन गई मेट्रो बस के बाद वहाँ पे बन गया एक अंडरपास जो कि सीधा आपको गार्डन टाउन लेके जाता है। उसके बाद बन गया एक वापसी का अंडरपास जिसके अंदर आपने एक एग्जिट दे दिया फिरदौस मार्केट का, एक CBD फिर एक CBD का दे दिया आपने, और फिर वॉल्टन तक कनेक्ट कर दिया CBD को। तो इसकी समझ नहीं आई सर। और उसके ऊपर 2 ओवरहेड वैसे बन चुके, उसके लिए बरकत मार्केट से एक U-टर्न भी दे दिया हुआ है जो कि अलग एक ब्रिज है। हाँ, और उसके इर्द गिर्द जो CBD दो हाउसिंग सोसाइटियों के बीच के अंदर है, उन दोनों के अंदर से भी गेट दे दिए फिर उसको। तो हर लिहाज से CBD कवर्ड है मेरे ख्याल में। सर ये हमें ना, वो आपकी बात बड़ी मेरे दिल को लगी थी, हमें
लाहौरियों को कराची वाले मरवा गए हैं। यस सर, बिल्कुल। वो हर 6 महीने बाद कोई एक कराची से क्रिकेटर या शोबिज का सेलिब्रिटी या कोई और इन्फ्लुएंसर चक्कर लगाता है लाहौर का और वो कहता है ओ वाओ और उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट कहती है अच्छा ले ए फिर 2 प्रोजेक्ट और लवो। तो वो अब जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि लाहौर में अगर ऑन एवरेज 8 प्रोजेक्ट शुरू होते हैं तो उनमें से 4 कलमा चौक पे होते हैं। तो इनको प्लीज बताएं कि लाहौर बड़ा है और जगह भी हैं, बहुत है, वहां पे करें। सर मैं बताता हूँ, भट्टी चौक है सर। आप सर मैं सर हमेशा से कहता हूँ जिस हुकूमत के दौरान भट्टा चौक ठीक हुआ ना सर, उनकी दो अगली हुकूमतें पक्की हैं पंजाब के अंदर एटलीस्ट, क्योंकि सर वो बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक जगह है। लेकिन चलिए भट्टा चौक में सर किसी और दिन आएंगे, ये अब ये बना रहे हैं। और कराची वाली बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि वो आते हैं यहाँ पे और उसको बड़ा फैंसी लगता है, ये एक वजह हो सकती है सर। दूसरी मेरे जहन में वजह है सर, वो ये है कि कहीं ये मैंने बात की मेरे शहबाज शरीफ साहब की, पहले चीफ मिनिस्ट्रियल रोल में थे अपने, उसके बाद फिर बुज़दार साहब आए थे, तब तो इतना कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ था, एक ही अंडरपास उन्होंने बनाया था मेरे ख्याल में, नहीं दो अच्छा बनाए थे, एक कैवलरी और एक गुलाब देवी। अच्छा गुलाब देवी, 2 उन्होंने अंडरपास बनाए थे। उसके बाद नकवी साहब थे यहाँ पे और अब मरीम नवाज साहब है। सर क्या ये तो नहीं हो रहा कि पंजाब गवर्नमेंट असेस कर रही है टाइमलाइंस कि जी कौन सा वाला ओवरपास जो है वो रिकॉर्ड टाइम में बना है पंजाब के अंदर, और उसको तोड़ने का जो है एक पीआर अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि जी क्विकेस्ट जो है ये हमने इतनी जल्दी ये डिलीवर कर दी है। तो शायद कलमा चौक वाला ओवरपास जो है ये वो वाला तमगा हो कि जी हमने क्विकेस्ट डिलीवर करके दिया। हाँ, क्योंकि छोटा बहुत होगा। हाँ जी, वाह, तो ये भी एक चीज़ हो सकती है सर। ये होगी बात सर। अब सर थोड़ा सा हम आगे चलते हैं सर, थोड़ी सी टोन चेंज करनी पड़ेगी। हमने सर आज देर पहले ये बात की थी कि जो मैन होल कवर्स का एक बाकायदा इशू जो है वो चल रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर यहाँ पे लाहौर के अंदर दादा साहब के पास एक माँ और बेटी जो है वो गिर के वहाँ पे जहाँ पाक हुए। उसके बाद से बहुत पंजाब गवर्नमेंट के अंदर अफरा तफरी हुई, लोगों के तबादले हुए, शो कॉज हुए और बड़ा कुछ हुआ। उसके बाद से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ा गुस्से का इज़हार किया मरीम नवाज साहिबा ने। लेकिन उसके बाद से इसका मास्टर प्लान जो है ना, अब देखिए जैसे मैंने कलमा चौक की बात करके मैं जान के स्टोरी के ऊपर है कि कलमा चौक का तो हमें पता है कि मास्टर प्लान था कि सीबीडी ये होगा, फलाना होगा, ओवर पासेज अंडर पासेज जो है, शहर लुक यूँ चेंज होएगी, मट्टी कट्टा कैसे ठीक करना है, एनवायरनमेंट कैसे ठीक करनी है, बड़े प्लान्स हैं गवर्नमेंट के और काम हो रहा है, ये बात है। इसके ऊपर जो मास्टर प्लान है कि ये मसला हल कैसे करना है उसका हमें नहीं पता। ये आज के दिन ही खबर मिली है कि रायवंड के अंदर एक 2.5 साल बच्चा जो है वो गिरा है मैन होल कवर के थ्रू और वो भी अगेन दैट चाइल्ड डाइड। अब ये एक बहुत अफसोसनाक खबर है। उसके अलावा मुल्तान के अंदर एक मैन होल की सफाई के दौरान जो है बाप बेटा गिर के जाँ बाक हो गए और ये जो गिरे हैं जब उसके अंदर, तो उसके अंदर जो जहरीली गैस थी उसके ज़रिए जो है ये लोग जो है अपनी जान खो बैठे। तो ये भी एक मामला चल रहा है कि वो जो नीचे जो इन्वायरमेंट होती है वहाँ पे, वो उसको आप गिर के फ़र्ज़ करें आप बच भी जाएँ, आपकी कुछ चीज़ मतलब आपकी टांग नहीं टूट गई और कुछ नहीं होगा, आपको बॉडली हार्म नहीं भी है, उसके नीचे जो गैसेज हैं और फ्यूम्स हैं और जो वहाँ नीचे के माहौलियात हैं वो आपको बड़ी जल्दी आपकी सेहत के लिए बहुत बुरे हो सकते हैं और इस केस में तो जानलेवा हो सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 1001 वजह हैं कि आप बच्चों को घर से बाहर निकलने ही नहीं दे सकते। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। जिस वक्त लास्ट इंसिडेंट का आपने जिक्र किया, ये तो बहुत इंसिडेंट हर दूसरे महीने मैन होल में गिर के जान जाती है पूरे मुल्क में, सिर्फ किसी एक शहर में नहीं। लेकिन ये लास्ट टाइम बड़ा जो है वो ह्यू एंड क्राई हुआ, हमने देखा मरीम नवाज साहिबा बड़ी अपसेट थी और हमने जब कुछ हुकूमती लोगों से पूछा कि जी इस दफ़ा व्हाट चेंज्ड, तो उन्होंने कहा जी कि हम तो ये कंसिडर कर रहे थे कि लाहौर हमने ठीक कर दिया हुआ, तो बड़ी एक जो है ना हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्या हुआ, हमारी तरफ से तो लाहौर ठीक हो चुका हुआ था। सो आप ये देखें कि जो हुक्मरानों का जो एक राब्ता है वो इतना कमज़ोर है कि उनको लगता है कि लाहौर ठीक हो चुका है। तो ये बहुत बड़े, उसके बाद जो अखबारों ने एक रोल प्ले किया वो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा था कि आप तमाम उर्दू अखबार मैंने देखा कि जब ये हुआ तो उन्होंने तस्वीरें लगानी शुरू की, रिपोर्टिंग करनी शुरू की कि फ़लानी जगह पे भी कवर मिसिंग है, फ़लानी जगह पे भी कवर मिसिंग है। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग हुई, उन्होंने कहा जी 4500 कवर सिर्फ लाहौर में मिसिंग है, मतलब इसमें बाकी सूबा शामिल नहीं है। तो और मेरे ख्याल में अखबारों का ना अब काम ही होना चाहिए, ये जो है ना कि जमहूरियत ये बहुत हो चुका है, इसमें आधी से ज़्यादा बातें तो हम कर ही नहीं सकते, सेंसरशिप इतनी है। तो उससे बेहतर ये है कि जो एक्चुअली चीज़ें आप कर सकते हो कि जी अस्पताल में कितनी व्हील चेयर्स मिसिंग हैं या कम हैं,
कितने सड़कों पे मैन होल कवर नहीं, जो चीज़ें कर सकते हैं वही ठीक तरह से करना शुरू कर। अब ये फिर एक वाकया हो गया है, और बाय द वे हम इस पर बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, जब तक डिज़ाइन ठीक नहीं होगा, ये जो गोल ढक्कन है ये तो गायब होते रहेंगे। बिल्कुल सर, ये आपने बात बिल्कुल ठीक की कि अखबारात का इसके अंदर रोल है। देखें तो अखबार की एवोल्यूशन ये है कि अखबार आपने नेशनल आपका जो टेलीविज़न है उसके ऊपर मतलब जो एक ट्रस्ट फैक्टर था वो अवाम, इसका नेशनल टेलीविज़न की गलती नहीं है ये, उस तरह से मैं कह रहा हूँ कि बट सर्कमस्टांसेस जैसे आपने कहा कि एक सेंसरशिप का एंगल है, उसके अलावा लोग जो है उनको यूट्यूब एज एन अल्टरनेटिव मिल गया, वो ज़्यादा एक्सेसिबल है, वो ज़्यादा उसके ऊपर लोग जो हैं वो मानना शुरू हो गए वहाँ पे, ज़्यादा सेंसेशनल है, लोगों का जो व्यूइंग एपेटाइट है वो चेंज हुई, इसलिए नेशनल टेलीविज़न जो है थोड़ा सा उसने उस चीज़ के अंदर मार खाई। लेकिन फिर भी नेशनल टेलीविज़न के ऊपर लोग अभी भी खबरें लगा के देखते हैं कि क्या हो रहा है। अखबारात ने इस सारी स्पेस के अंदर अपनी जगह यकीनन बनाई कि जी जो ऑथेंटिक न्यूज़ है वो अभी तक से जो लिखी होती है ना, जो रिटन वर्ड है वो अभी तक मुकद्दस है बहुत ज़्यादा लोगों के लिए कि जी अखबार, और ख़ासतौर पे अगर वो पुराना अखबार हो, अगर उस अखबार की रेपुटेशन बहुत अच्छी हो। अभी आप देखें आज हालांकि हम जंग की उस तरह से बात नहीं कर रहे, बट आप देख लें जो ये खबर आई थी कि जी अमेरिका ने वो बम गिराया था वो बच्चियों के स्कूल के ऊपर ईरान में, टोमाहॉक मिसाइल जो थी, वो एक अखबार ने खबर ब्रेक की थी, फिर नेशनल टेलीविज़न ने उनके पिकअप किया, CNN और बाकियों ने। तो अखबारात के अंदर जो चीज़ छपती है वो लोग उसको फेस वैल्यू पे अभी भी बहुत ज़्यादा तबका लेता है जो पढ़ता है अखबारात। दूसरा इसके अंदर ये बात है कि वही कि मैं जो फिर से कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो है उनको इसके ऊपर इन दो वाक़यात के पेश नज़र इनको थोड़ा सा इसके ऊपर जो है मज़ीद नरसानी करनी चाहिए। इसके ऊपर कुछ जैसे कमेटियाँ तो सर हर चीज़ पे तश्कील हो जाती हैं, यहाँ पे इसके ऊपर कोई बाकायदा कमेटी बनाई जाए, अच्छे स्टेक होल्डर्स हों उसके अंदर, बल्कि उसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हों, उसके अंदर कोई आर्किटेक्ट्स हों, उसके अंदर अर्बन प्लानिंग के कुछ लोग हों, उसके अंदर कोई बैरून मुल्क शख्स जिन्होंने अपनी सूरज के अंदर किस तरह इस चीज़ को किया है, तो वो चीज़ आप जो है देख के इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। बल यहाँ पर जाना हमने ब्रेक के ऊपर सर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। और सर आप एक इस्लामाबाद में जो औरत मार्च हुआ था अभी, उससे एक्सक्लूसिव को खबर लेकर आए हैं। जी सर, वो आज से अब तो इसको तकरीबन शायद हफ्ता होने को आ रहा है, तो उसमें कुछ बातें पता लगी हैं कि कुछ ख़वातीन प्रोटेस्टर्स जिनका ताल्लुक़ औरत मार्च से है, ऑर्गेनाइज़र्स उनकी, और कुछ उनके साथ जो उनके ख़यालात जिनके मिलते हैं, वो कुछ ख़वातीन जो थी इस्लामाबाद में थी जिनको गिरफ़्तार कर लिया गया। और वो ख़वातीन असल में नंबर में बहुत कम थी, शायद 8 थी, लेकिन वो उसका फिर नंबर बढ़ाने के लिए जब और उनके दोस्तों को, रिश्तेदारों को पता लगा कि वो लॉकअप में हैं, जब वो ख़वातीन उनसे मिलने गई तो उनको भी जब मिलने के बहाने कहा गया कि आप लॉकअप के अंदर जाएं, और उनको भी बंद कर लिया गया। अब ये बड़ी तशवीशनाक एक ख़बर थी। उनको तकरीबन 8 से 10 घंटे अंदर रखा गया। इवेंचुअली जो है वो जब पता लगा, ये ख़बर बाहर आई, शहरी रहमान साहिबा और बड़े लोग जो थे हुक्मरान इसके अंदर, फिर उन्होंने इंटरवीन किया, फिर उनको वहाँ से छुड़वाया गया। तो ये जो है मतलब एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर थी। जो हमारी ये औरत मार्च से जिनका ताल्लुक़ है, मतलब ये जो ख़वातीन प्रोटेस्टर्स हैं, हमने आज तक नहीं सुना कि इन्होंने कभी कोई जलाओ घेराव किया हो, इन्होंने कभी कोई किसी जो अमलाक हैं उनको नुकसान पहुंचाया हो। तो बात यह है कि आप उनके ख़यालात से अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं। अपने ख़यालात का प्रचार करना तो हर एक का हक़ है। ज़ाहिर है वो कानून को अपने हाथ में प्रोटेस्टर नहीं ले सकता, वो ट्रैफिक में खलल नहीं डाल सकता, वो जो भी एक प्रोटेस्ट करने के हकूमती जो एक प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना ज़रूरी है। हमने देखा है कि आज से मतलब जब से ये औरत मार्च वाला सिलसिला शुरू हुआ है, हर दफ़ा इसके अंदर रखने डाले जाते हैं, इवेंचुअली फिर मार्च हो भी जाता है। कभी हमने नहीं सुना कि कोई उसमें ज़ख्मी हो गया हो, किसी की जान चली गई हो, लेकिन फिर भी क्यों ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बन गया है कि हर दफ़ा उसके होने से पहले कोई ना कोई ऐसा ज़रूर अमल होगा जिससे अवाम और पुलिस के दरमियान इख्तलाफात आएंगे, जिसमें जो हेट्रेड है इन प्रोटेस्टर्स की वो टूवर्ड्स हुक्मरान या जो लॉ एंड ऑर्डर नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी तरफ बढ़ेगी। ये हम इससे क्यों निकल नहीं पा रहे? और मेरा तो ये ख्याल है कि पाकिस्तान को इस वक्त सॉफ्ट पावर की ज़रूरत है।
पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए, मतलब देखें मिलिटरीली तो हम बहुत स्ट्रांग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो दुनिया को हमने एक चीज़ दिखानी है वो ये है कि हमारे यहाँ पे सॉफ्ट पावर भी बहुत है। हमारे यहाँ पे जो मतलब कहना नहीं चाहिए ख़वातीन को अक़लियत, क्योंकि ख़वातीन तो नंबर्स में बिल्कुल मर्दों के बराबर हैं, बल्कि शायद ज़्यादा ही हों, लेकिन क्योंकि वो उस तरह से ताकत नहीं रखती, हमें पूरी दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है कि हमने यहाँ पे अपनी ख़वातीन को भी बहुत एम्पावर कर दिया है। वो अपनी मन मर्ज़ी से जब चाहें वो अपना काम कर सकती हैं, वो प्रोटेस्ट कर सकती हैं, वो लेजिस्लेशन कर सकती हैं, वो स्पोर्ट्स खेल सकती हैं। सो ये बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज है जो कि पूरी दुनिया में, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो इज़्ज़त है, कदर मंजिलत है, उसमें इजाफा होगा। हम क्यों उनको अपना दुश्मन समझ बैठे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। सर बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये हर साल ही जब औरत मार्च होती है तो उसके अंदर किस किस्म की जो है टाकरा होता है कानून नाफिज करने वाले इदारे और ये जो ऑर्गेनाइजर्स और जो प्रोटेस्टर्स, या ये मेरे ख्याल में बाकायदा कोई औरत मार्च नहीं था, ये तो उससे पहले कुछ था जो भी किया गया। लेकिन सर यहाँ पे देखिए ऐसे एक चीज़ हुई है पिछले कुछ सालों में, इसको आप 2013 ऑनवर्ड कह लें, 2015 ऑनवर्ड कह लें, 18 को ऑनवर्ड भी कह लें, कि यहाँ पे जो था ना प्रोटेस्ट की जो वैल्यू थी वो वैल्यूज़ चेंज हुई हैं। वो उसको आप ये नहीं कह सकते कि इस किस्म के सोशल कॉजेज़ जो हैं या वुमेन एम्पावरमेंट कह लें या कोई भी और चीज़ आप ले लें, उससे हट के सियासी जो एहतजाज नुमा चीज़ें जो हुई हैं यहाँ पे, उसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट जो है वो पीटीआई को भी जाता है कि वो ये वाला कल्चर यहाँ पे वापस लाए, एहतजाज उन्होंने किए। और वो क्रेडिट मैं इस तरह से नहीं कह रहा कि उन्होंने को बहुत अच्छी तरह से एहतजाज किए, उसके अंदर भी बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें थी, लेकिन बहुत सी जगहों पे उनके एहतजाज जो है उसने रूम क्रिएट किया कि जी यहाँ पे एहतजाज करके भी मामला जो हैं वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो वहाँ से ये चीज़ शुरू होती है। उसके बाद फिर जो आपके अगेन जो पुलिस हो गई और आपके हुकूमती लोग हो गए, फिर उनकी इसकी कैपेसिटी कम होना शुरू हो गई, क्योंकि जो पॉलिटिकल जो आपके धरने हो जाएं या जो मुजाहरे हो जाएं या किसी किस्म का प्रोटेस्ट हो जाए, उनके ऊपर जो थी पेशेंस वैल्यू हुकूमत की कम होती रहेगी। वो अगर पीटीआई गवर्नमेंट में हो तो उनका भी पेशेंस कम होना शुरू हो गया, वो नून लीग गवर्नमेंट में हो उनका भी पेशेंस कम होना शुरू हो गया। और क्योंकि उसकी वजह थी कि यहाँ पे प्रोटेस्ट करने की जगह ही एक मुख्तस हो चुकी थी जो कि इस्लामाबाद शहर था। और अभी भी आप देख लें वहाँ पे कई जगहों पे रुकावटें लगी हुई हैं और 144 भी कई जगहों पे लगा हुआ है। और बेसिकली बात ये है कि पॉइंट मेरा ये है कि यहाँ पे अगर पीसफुल प्रोटेस्ट जो था वो पीसफुल जो है ना, अगर वो कर भी रहा हो तो हुकूमत उसको डील करेगी कि ये पीसफुल नहीं है। तो ये प्रोटेस्ट कल्चर जो है हमारा बहुत बदरीज जो है, इसके अंदर ख़राबी आती रही है। तो अब कोई भी किसी किस्म का प्रोटेस्ट होगा तो पुलिस के पास प्रेसिडेंट आ गया कि जी हम इनको रफा दफा करने के लिए हम किसी किस्म का फोर्स जो है वो इस्तेमाल करने का इख्तियार रखते हैं। देखिए, यू कांट कंपेयर ऑरेंजेस विद एप्पल्स। जो टीटीपी के एहतजाज थे वो हमेशा से मुतशद्दद थे। पीटीआई का आपने जिक्र किया, उनका भी मसला ये हो गया कि एंड में जो उनके एहतजाज थे वो मुतशद्दद हो गए। देखिए, वायलेंट प्रोटेस्ट की इजाज़त तो जाहिर है क्योंकि किसी और मुल्क में भी नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं हो सकती। लेकिन आप मुझे कोई एक दफ़ा तो कोई एक इंस्टेंस तो बताए ना कि औरत मार्च वालों ने कभी कोई मुतशद्दद एहतजाज किया। उन्होंने नहीं किया तो फिर उनके साथ तो आप ये सलूक रवा नहीं ना रख सकते। हाँ, नहीं करना चाहिए सर। और दूसरा अगेन बिल्कुल आपने जो सॉफ्ट पावर वाली बात की, हमारा जो एक इमेज है उसकी बेहतरी जो है वो इसी चीज़ों से आएगी। आप यहाँ पे आर्ट्स जो है, कल्चर जो है, वुमेन एम्पावरमेंट जो है, इन्वायरमेंट हो जाए, इस किस्म की चीज़ें जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है और बाकी दुनिया जो है उनके अंदर इनकी एक ख़ास वैल्यू रखी जाती है, उसके ऊपर जब तक आप जो है नहीं इजाज़त देंगे या नहीं उसके अंदर रूम क्रिएट करेंगे तो फिर आपकी इमेज जो है वो ख़राब ही रहेगी। और इमेज जो है वो आपकी ख़राब अफोर्ड नहीं करते आप। देखिए, आपने दुनिया के साथ कारोबार करना है। अब ये जो ख़बर आप और मैं यहाँ शेयर कर रहे हैं, ये और जगहों पे भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई होगी, लोगों ने बात की होगी। ज़ाहिर है जो लोग 10 घंटे बिला वजह थाने के अंदर रहे हैं उन्होंने आगे जाके कहीं ना कहीं तो अपना गुस्सा निकालना है ना। और सोशल मीडिया अब है सब लोगों के पास। जैसे आपने कहा जो लोग उनको छुड़ाने गए थे, चलें वो कुछ हुकूमती होंगे, लेकिन कुछ लोग जो होंगे वो बड़ा फॉलोइंग रखते होंगे सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने वहाँ ये बात की होगी तो किसी ने पढ़ा होगा वहाँ पे। अब कुछ शख्स पढ़ लेगा तो यहाँ पे टूरिज़्म फिर कैसे होगा? यहाँ पे फिर लोग ख़वातीन जो है अगर यहाँ पे टूरिज़्म करना चाहती हैं, यहाँ पे पाकिस्तान देखना चाहती हैं, वो अलग बात है कि एक का दुक्का तीसरा इन्फ्लुएंसर फेसबुक पे लगाते हैं कि हॉस्पिटल बड़ा मुल्क है, बड़ी सीनरी अच्छी है और बड़े खाने अच्छे हैं और लोग बड़े अच्छे हैं, वो है बात। लेकिन जिस शख्स ने अभी तक प्लान नहीं किया वो तो ये चीज़ें जो है पढ़ रहे होंगे ना, तो ये इमेज नहीं ठीक इनका। यहाँ पे जाते हैं ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर कौमी असम्बली के अंदर बिल शिल्स जो है आपको पता उनका सिलसिला चलता रहता है। 8 बिल सर की मंजूरी हुई है और उसके अंदर से एक ऐसा बिल है जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे। वो बिल ये कहता है कि जी शादी के लिए थैलेसीमिया टेस्ट जो है वो लाजमी कर दिया गया है और उसके साथ साथ अगर टेस्ट के बगैर निकाह पढ़ाने वाले जो होंगे उनका लाइसेंस मनसूख होगा और 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। तो ये एक लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ है। आपको बिल्कुल जब आप किसी इस किस्म की चीज़ में जा रहे हों जो कि निकाह है तो उसके अंदर आपकी जो हेल्थ है और उसके हेल्थ की जो चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए, ख़ास तौर पे थैलेसीमिया जैसी चीज़ के ऊपर। कोई भी चीज़ जो कि जेनेटिकली आपकी औलाद तक पास ऑन हो सकती है, तो ये दोनों पार्टीज़ जो शादी करना चाह रहे हैं उनका हक़ है कि उनको पता हो कि इस किस्म की कोई चीज़ है, तो ये इसको लाजिम कर दिया है। और मेरे ख्याल में ये तो शायद एक शुरुआत है इस किस्म की चीज़ की, और बड़ी चीज़ें हैं जो इसके अंदर इंक्लूड हो सकती हैं। जी बिल्कुल सर, देखें वैसे तो ज़ाहिर है बहुत सारे अब हम जानते हैं कि कपल्स हैं जो कि शादी करते हैं और उनका औलाद पैदा करने का इरादा नहीं होता और हम रिस्पेक्ट करते हैं जिसकी जो भी मर्ज़ी है वो उस तरह से करे, लेकिन अमूमी तौर पर शादी का मतलब यही समझा जाता है कि अब इससे ख़ानदान बढ़ेगा। तो ऐसी तमाम डिजीज़ जो कि वक्त से पहले डिटेक्ट हो सकती हैं कि अगर ये दोनों मियाँ बीवी शादी करेंगे तो जो बच्चा होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, उसके अंदर इस डिज़ीज़ के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उस पर अगर काबू पाया जा सकता है, उसको अगर पहले ही रोका जा सकता है, तो मेरे ख़्याल में उससे बेहतर चीज़ बात कोई नहीं। क्योंकि देखें एक तो ज़ाहिर है कि खुदा न खास्ता एक जो बच्चा दुनिया में आता है वो अगर इस तरह की चीज़ लेके आता है तो उसकी वजह से जो माँ बाप को तकलीफ़ पहुँचेगी वो एक तरफ, दूसरा ये कि जो उस बच्चे को तकलीफ़ पहुँचेगी। तो अगर कोई चीज़ ये तो हमें पता है कि ये डिटेक्टेबल है कि जी मतलब इन दो लोगों की शादी होगी तो ये चीज़ हो सकती है। इसके अलावा भी अब जैसे जैसे साइंस तरक्की करेगी और डिजीज़ भी ऐसी हैं जो पता लगता जाएगा कि इन दो लोगों की वजह से आगे जेनेटिकली पास ऑन हो सकती हैं, तो उनको बिल्कुल करना चाहिए। और ये मतलब मैं तो इसमें और आगे इस तरह से जाऊँगा कि ये तो हुकूमत ने इस पर तो कानून साजी कर दी है। जहाँ पे हुकूमत कानून साजी नहीं भी कर सकता वहाँ पर जो शादी करने वाला जो ब्याता जिसने जोड़े ने शादी करनी है वो ख़ुद से कई टेस्ट हैं जो कि करवा सकता है। मसलन STDs के जो टेस्ट हैं वो मियाँ बीवी को करवा लेने चाहिए, क्योंकि फिर वही बात है कि और इनको कोई डील ब्रेकर भी नहीं होना चाहिए कि जी खुदा न खास्ता किसी को कुछ है तो अब उससे शादी नहीं करनी। अब ये सारी चीज़ें बहुत मैनेजेबल हैं। इसकी वजह से किसी के किरदार के ऊपर शक करके भी डील ब्रेक नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह ये कि बिल्कुल ठीक है, इंसान जो है ना उसकी ज़िंदगी में फेजेस होते हैं। बिल्कुल एक दौर था कि वो इंसान उसमें बेरा रवि का शिकार था, उसके बाद उस पर एक फेज़ ऐसा आ सकता है जिसमें उसको रियलाइज़ हो जाए कि यार वो जो मैं जो पहले करता था वो अच्छी बात नहीं थी। इंसान को जो है वो एक अच्छी शराफत भरी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, उसको ज़िंदगी में नया मौका भी मिलना चाहिए। लेकिन दोनों पार्टीज़ को पता, दोनों पार्टनर्स को पता होना चाहिए व्हाट दे आर गेटिंग इनटू, ताकि वो अपनी अपनी हिफाजत कर सकें, ताकि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में से ना गुजरें। और अब तो देखिए ना, हम जो बहुत अमीर लोग हैं वो तो दे गो मतलब इतना आगे तक वो जाते हैं कि वो तो ये भी एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम्हारे बाप दादाओं की डेथ कितनी उम्र में हुई थी, तुम्हारी फूफियाँ ने क्या उम्र पाई, कि वो कहते हैं कि जेनेटिकली जो है हमारे बच्चे जो हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग होंगे। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब जब आपके पास है सहूलत तो फिर वाई नॉट। जी सर बिल्कुल। और फ़र्ज़ करें हम आज से बहुत साल पहले चले जाए, इतने भी साल पहले जाने की ज़रूरत नहीं, जब टेस्टिंग जो थी और लैब्स जो थी वो बड़ी एक ही दुखी आपको मिला करती थी शहर के अंदर। अब तो देखिए टेस्टिंग जो है वो बड़ी एक आसान सी चीज़ हो गई है। होम सैम्पलिंग शुरू हो गई है, आपको स्पीडली टेस्ट मिल जाते हैं, अब आपको जाके रिपोर्टें नहीं लेनी पड़ती हैं, आपके मोबाइल फ़ोन पे सारा कुछ आ जाता है। तो जो एक्टिवली इससे एक और बहस भी जन्म लेती है। अगर देखें कानून साजी इस चीज़ के ऊपर हो रही है कि थैलेसीमिया की बात आपको बतानी चाहिए। मेरे तो ख्याल में अगर कोई लड़की वाले एक दूसरे से डिमांड करते हैं कि जी आपका लास्ट मेडिकल चेकअप कब हुआ है, आपने लास्ट अपने आप को कब चेक करवाया है किसी के साथ, मतलब अब आप हर चीज़ को तो निकाला में नहीं डाल सकती। ये तो एक ख़ास तौर पर एक ज़ाती अमल होना चाहिए हर शख्स का कि जी अपनी हेल्थ चेकअप जो है, जो हाफ ईयरली या ईयरली एनुअल, यानी कि अगर हो आपका
तो आपको करवा लेना चाहिए। अब तो जो आपकी लैब्स हैं, अच्छी बड़ी लैब्स जो हैं, वो तो इसका पूरा पैनल जो है वो बड़े मुनासिब एक कीमत के ऊपर वंस ईयर, अगर आप कह रहे हो उस लिहाज से, अगर आप वंस ईयर आपने ये सारे बैटरी ऑफ टेस्ट कराने हैं अपने, तो बड़ी मुनासिब कीमत में आपका सारा कुछ, आपके LFTs भी हो जाते हैं, RFTs भी हो जाते हैं, CBC भी हो जाता है। और अगर खुदा ना खासा उसमें से चीज़ पकड़ी जाए तो फिर आप उसका इलाज वक्त के साथ साथ करवा सकते हैं। और सर असल में जो अर्ली डिटेक्शन है ना, वो तमाम डॉक्टर्स कहते हैं कि अर्ली डिटेक्शन हर चीज़ की, वो बुरी सी बुरी बीमारी, कैंसर नुमा क्यों ना अल्लाह ना करे, या वो छोटी सी छोटी चीज़ हो कि आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, या आपका वाइट सेल काउंट गलत है, रेड ब्लड सेल काउंट आपका कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर, क्यों आ रहे हैं, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन अगर टाइमली हो जाए तो वो चीज़ पकड़ी जा सकती है और उसके अंदर बेहतरी लाई जा सकती है। तो ये कब हम इस मुल्क के अंदर ये चीज़ करेंगे, और ख़ास तौर पे इसमें बड़ा रोल है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का, कि आपका यहाँ पे GP का कॉन्सेप्ट नहीं है जो जनरल फिजिशियन होता है। हर शख्स का, आप वेस्टर्न वर्ल्ड में चले जाएं तो एक GP होता है वहाँ पे, वो जनरल फिजिशियन होता है, वो आगे फिर स्पेशलाइज्ड आपको बताता है। यहाँ पे तो देखें, अगर पेट के अंदर आपका कोई मसला है आपको, या आपको हार्ट का कोई मसला है, तो आप डायरेक्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं कि जी मुझे लग रहा है गैस्ट्रो का मसला है। गैस्ट्रो का मसला कई दफ़ा हार्ट डिजीज़ हो सकता है, हार्ट डिजीज़ का मसला कई दफ़ा गैस्ट्रो को हो सकता है। यहाँ पे GP आता है आपका, और वही GP जो है उसका फिर फ़र्ज़ होता है कि जी आपने अपना एनुअल फिज़िकल टेस्ट जो है वो कराया या नहीं कराया। तो ये चीज़ें जो है हम लैक करते हैं अभी तक। जी बिल्कुल, यहाँ पे आपको याद होगा थोड़े अर्से पहले एक ख़बर आई थी कि पाकिस्तान में जो है वो डायबिटीज़ में नंबर 1 कंट्री है। अच्छा, वो ख़बर जो है वो टेक्निकली गलत थी। वो जाहिर है सैम्पल साइज़ जो उन्होंने लिया वो अस्पताल में जो लोग आ रहे थे उनका टेस्ट किया, जिसमें सबसे ज़्यादा रेशो निकली डायबिटीज़ वालों की। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जो बंदा अस्पताल जाता है उसकी तबीयत शदीद ख़राब हो चुकी है तो जाता है, उससे पहले वो घर पे बैठ के टोटके कर रहा होता है। तो वो अगर मतलब पाकिस्तान में आप नॉर्मल टेस्टिंग लोगों की शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि शायद डायबिटीज़ उतनी नहीं है जितनी और मुल्कों में है। सो आपने जिस तरह से कहा अर्ली डिटेक्शन, इसका अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है कि अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। सो आपको कोई भी खुदा न खास्ता बीमारी हो, जितनी जल्दी पकड़ी जाएगी उतनी जल्दी उसका इलाज मुमकिन है। और दूसरा ये है कि जब कोई एक आपकी चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना, तो फिर उसको ठीक करने के लिए आप जिस तरह की दवाइयाँ देते हो उसकी वजह से कुछ और ख़राब हो जाता है। सो बेहतर यही होता है कि आप इनिशियली पकड़ लो, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सट्रीम किस्म के ट्रीटमेंट की तरफ ना जाना पड़े, आपका ओवरऑल बॉडी जो है वो फंक्शनिंग रहे। बिल्कुल सर। और अगेन इसके अंदर मेडिकल प्रैक्टिशनर, जैसे मैंने कहा, जो पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर है उसका भी बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। आप बेशक फैसिलिटीज़ जो हैं उनकी अपकी बेहतर करें। आप जैसे पंजाब की हद तक मैं बात कर रहा हूँ कि आज से जब से ये गवर्नमेंट आई है, अस्पतालों का वो आउटलुक बेहतर कर रहे हैं, निज़ाम बेहतर कर रहे हैं, वहाँ पे सर्विसेज बेहतर कर रहे हैं। ये भी एक बड़ी लाजमी चीज़ है जिसको इसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए। जी बिल्कुल। और इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, मैं थोड़े दिन पहले ही सुन रहा था कि एक शख्स जो है वो चाइना से कुछ लैब्स यहाँ पर लेके आ रहे हैं जो कि आपको 1 घंटे के अंदर टेस्ट के रिजल्ट्स दे दिया करेंगे। हाँ, तो अब देखिए दुनिया जिस तरह प्रोग्रेस कर रही है, चीज़ें जो है इनके टाइमलाइंस छोटी होती जाएंगी और एक्सेसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। हमें भी उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बार वक्त ख़त्म हो जाता है, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।